नेगेटिवली यूज करेंगे दुर्भाग्य बढ़ेगा, सीधी सी बात है। न्यूट्रल हम रह नहीं सकते, क्योंकि माया से डील करने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल में लाना ही पड़ता है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम न्यूट्रल रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे। न्यूट्रल आने की स्टेज तो बहुत बाद में आती है। तो ये भाग्य का घर भी है। अच्छा, अब ये सब करेगा कौन? पहले भाव में रूह माया का झगड़ा है, तख्त है, लेकिन करेगा कौन? करेगा वो, या सिग्निफाई किससे हो रहा है, रिप्रेजेंट किससे हो रहा है? जो ग्रह पहले घर में बैठ रहा है। द प्लेनेट सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस वुड बी सिग्निफाइंग ऑल दीज, बी इट द फेट, चाहे वो भाग्य है, बी इट द मैक्सिमम अचीव पोटेंशियल फॉर द मैक्सिमम अचीवमेंट, वही ग्रह बताएगा। और कैसे डील करना है, उस ग्रह के स्वभाव को सकारात्मक रूप से प्रयोग करके डील करना है, ये बताएगा। अब महत्वपूर्ण क्या है कि पहले घर में एक ग्रह हुआ तो वो मेन रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, वही रहेगा, क्योंकि अकेला है तो वही बताएगा। लेकिन दो हो गए तो तब लाल किताब में एक मसनूई ग्रह का कंसेप्ट है। मसनूई, मसनूई मीन्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो उस कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि दो ग्रह जुड़े तो वो किसी तीसरे ग्रह को जन्म दे देते हैं, यानी कि वो तीसरे ग्रह को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं। जैसे क्या हुआ कि मंगल और शनि है, अगर वो एक साथ हैं तो वो उच्च का राहु हो जाता है, तो मसनूई राहु हो गया वो। मंगल और शनि मान लीजिए पहले घर में बैठे हैं तो वो मसनूई राहु हो गया, उच्च का राहु। तो अब आप राहु के हिसाब से सिग्निफिकेशन देखेंगे, वो मेन हो जाएगी। पर अगर 3 प्लेनेट हो गए, 4 प्लेनेट हो गए तो तब इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है। अब वो कैसे पता लगेगा? वो जब हम सभी ग्रहों को लाल किताब के हिसाब से पढ़ेंगे तब ये पता लग पाएगा। पर महत्वपूर्ण क्या है कि चाहे भाग्य है, चाहे रूह माया का झगड़ा है, चाहे तख्त अचीव करना है, अचीव कराएगा वो प्लेनेट जो लग्न में बैठा है, रिप्रेजेंट वो कर रहा है जो लग्न में बैठा है। अब लग्न में बैठा हुआ ग्रह काम कब करेगा? कंडीशन क्या है? अगर 7वें में भी कोई प्लेनेट बैठा है, बिकॉज दैट इज द फील्ड। फर्स्ट हाउस इज मी, 7th हाउस इज माई प्लेइंग फील्ड, मैं कार्य कहां करूंगा। यानी कि 7th हाउस में भी कोई प्लेनेट होना चाहिए। 7th हाउस में जी विवेक जी, यदि किसी पहले भाव में अगर कोई भी ग्रह ना हो तो देन हाउ डू वी सी इट? हाँ, मैं वही बता रहा हूं। और क्वेश्चंस आप अपने रख लीजिएगा प्लीज, बिकॉज देन फ्लो जी जी, में, है ना। ओके, नो आई प्रॉब्लम, विल यस। आई विल आई विल टेक केयर ऑफ दैट क्वेश्चंस आल्सो, पर एक बार मैं जरा फिनिश कर लूं, है ना। ओके ओके, यस, श्योर। तो थैंक यू। तो जो 7th हाउस है उसमें प्लेनेट होना जरूरी है, तब जो फर्स्ट हाउस का प्लेनेट है वो इफेक्ट देगा। आइसोलेशन में नहीं दे सकता, 7th में अगर कोई प्लेनेट है तो नहीं देगा। वाई? क्यों? क्योंकि तब पहले घर में जो बैठा ग्रह है उसको सोया हुआ मानेंगे, अगर 7वें में नहीं है। 7वें में अगर नहीं है तो कोई ग्रह नहीं है तो उसको पहले घर को सोया हुआ मानेंगे। सोया हुआ किस तरह कि भाई सामने कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, थोड़ा ये समझिए, समझने के लिए मतलब। दूसरा कारण क्या है? तो जब वो, अच्छा, वो असर नहीं करेगा जैसा मैंने बताया, अगर 7th में नहीं है तो कब करेगा? आफ्टर 24 ईयर्स। यानी कि अगर मैं बहुत खुश हो रहा हूं कि लग्न में सूर्य है, सूर्य उच्च का है,
तो मेरे को तो मतलब जन्म से ही मेरी तो बल्ले बल्ले होनी चाहिए, पर मेरी लाइफ में नहीं हो रही है क्योंकि सेवंथ में कोई प्लेनेट नहीं है। तो कारण क्या है? क्यों 24 साल तक क्यों रोकेगा वो मेरी प्रोग्रेस को? ऑफ कोर्स अदर कंसिडरेशंस आर देयर, पर मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए इन दोनों को आइसोलेशन में ले रहा हूं कि फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस। क्योंकि जो लाल किताब की जो कुंडली है वो काल पुरुष की कुंडली है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सातवां घर तुला राशि है और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र की आयु 25 वर्ष है, यानी कि शुक्र 25 वर्ष में मैच्योर होगा, यानी कि जहां उसका जो घर है वो परिपक्व हो जाएगा। यानी कि सेवंथ हाउस 24 ईयर्स के बाद परिपक्व हो जाएगा, तो 25th ईयर में जाकर वो इफेक्ट आपको मिल पाएगा जो फर्स्ट हाउस का प्लेनेट देना चाहता है फुल्ली, वरना फुल्ली नहीं दे पाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए यदि हम सातवें घर की प्लेनेट या सातवें घर को बिना देखे पहले घर में जो प्लेनेट बैठे हैं उससे लाल किताब खोल के और प्रिडिक्शन करना शुरू कर देंगे, वी विल एंड अप डूइंग रॉन्ग एनालिसिस। अब जो प्रश्न आया था और वो ये था कि अगर पहले घर में प्लेनेट ही ना हो, होता है, तो दूसरी जो परंपरागत ज्योतिष है उसमें तो हम देखते हैं लग्नेश कहां बैठा है, लग्न को कौन सा ग्रह देख रहा है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, उससे हम एनालाइज करना शुरू करते हैं। लेकिन यहां पे सीक्वेंस दूसरा है। लाल किताब पद्धति में यदि पहले घर में कोई ग्रह नहीं है तो आप सातवें को देखेंगे। सातवें घर में कौन सा प्लेनेट बैठा है वो डिसाइड करेगा लग्न के बारे में। अब अगर सातवें में भी नहीं है, मान लीजिए पॉसिबल है, तब हम देखेंगे चौथे घर में कोई अगर प्लेनेट बैठा है कि नहीं बैठा है। और अगर चौथे में भी नहीं बैठा है तो तब देखेंगे कि 10वें में कोई प्लेनेट बैठा है कि नहीं बैठा है। यानी कि सबसे पहले हम केंद्र को देखेंगे, जिसको लाल किताब की भाषा में मुट्ठी बोला गया है। फिस्ट, मुट्ठी। मुट्ठी में कोई ग्रह है कि नहीं है, पहले में नहीं है तो सातवें में देखेंगे, सातवें भी में भी नहीं है तो चौथे में देखेंगे, चौथे में भी नहीं है तो 10वें में देखेंगे कि मुट्ठी में कौन सा ग्रह बैठा है। और इस सीक्वेंस में 1 7 4 10। अब कुछ लोगों के केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं होता, तब क्या करेंगे? तब नवम, अब आप त्रिकोण में आ जाइए। हालांकि काल इसमें लाल किताब में केंद्र त्रिकोण नहीं मिलेंगे शब्द आपको, मैं वैसे बता रहा हूं। 1 4 7 10 हमने देख लिया, किस सीक्वेंस में देखा? 1 7 4 10। अब 1 7 4 10 में नहीं है तो 9 में भी नहीं है तो थर्ड में भी नहीं है तो 11th में, 11th में भी नहीं है तो 5th में। ये क्रॉस हो गया, 9 से थर्ड, थर्ड से 11th, 11th से 5th। ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। और अगर ये भी नहीं है तो 4 हाउस बचे, 2 6 8 एंड 12। तो उसमें होगा 8 12 2 6। तो ये वो है सीक्वेंस जहां पर जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि तख्त पर कौन बैठा है या तख्त पर असर किसका है, थ्रोन पर, राजगद्दी पर, फर्स्ट हाउस पर इंपैक्ट किसका है। अच्छा,
अब ये चीज तो हो गई, इसके अलावा क्या है कि यहां पर जो सन है, सूर्य जो है, वो प्रिसाइडिंग लॉर्ड है। प्रिसाइडिंग लॉर्ड मतलब आधिपत्य सूर्य का है मेष लग्न पर, आधिपत्य सूर्य का है, अधिकार सूर्य का है, स्वामी मंगल है। जैसे कि मेरा मकान, उसका मालिक तो मैं हूं, लेकिन कंट्रोल सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, या गवर्नमेंट जिस भी स्टेट में हम रह रहे हैं उस स्टेट गवर्नमेंट का है। तो जो प्रिसाइडिंग लॉर्ड है, या उस ये कहें कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहां पे सूर्य की है, स्वामी मंगल है। सूर्य यहां उच्च का होता है और शनि यहां नीच का होता है। अब आप कहेंगे ठीक है जी, शत्रु राशि है, मेष में होता ही है शनि नीच। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम काल पुरुष की कुंडली मान के चल रहे हैं लाल किताब में, तो वो पहला घर क्योंकि मेष राशि है तो शनि वहां नीच होगा ही होगा। अब ये पारंपरिक ज्योतिष से अलग है। वहां पे हम देखते हैं मेष कहां पर है, वहां पे जाकर शनि नीच होगा। लेकिन लाल किताब के हिसाब से इररिस्पेक्टिव ऑफ योर असेंडेंट, आपका असेंडेंट कोई भी है, आपका लग्न कुछ भी है, अगर वहां पर शनि बैठा है तो शनि वहां नीच का है। लॉजिक तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि वो मेष राशि है और वो हमेशा ही मेष रहेगी लाल किताब में, चाहे किसी भी कुंडली हो। तो ये चीज स्पष्ट हो गई होगी मेरे ख्याल में कि कुंडली में पहले घर में जो बैठे हुए ग्रह हैं उनको कैसे देखना है। और जो एक दिशा है, क्योंकि ये मेष राशि है तो इसको नैसर्गिक रूप से पूर्व दिशा दी गई है, ईस्ट डायरेक्शन। तो जो पहला भाव है कुंडली का, पहला भाव कुंडली का लाल किताब की, आपकी कुंडली, मेरी कुंडली, किसी की भी कुंडली, फर्स्ट हाउस ईस्ट डायरेक्शन। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं फर्स्ट हाउस के बारे में बताना चाह रहा था। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नीरज जी बोलिए। जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस ठीक है सर। सर बहुत सौभाग्य है कि आपसे कुछ लाल किताब के बारे में जानने को मिल रहा है, और आज आपका पहला सेशन ही अटेंड कर रहा हूँ। और यूँ तो सर वैदिक ज्योतिष में भी मैं एक बिगिनर हूँ, और लाल किताब का तो बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। आज इत्तेफाक से थोड़ा मैं लेट भी हो गया, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन जस्ट आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जैसे आपने अभी बताया कि मतलब लाल किताब के अकॉर्डिंग शनि जो है अगर फर्स्ट हाउस में है तो वो नीच का ही माना जाएगा, और उसमें आपने लॉजिक बताया कि मेष राशि वहाँ होगी। तो बेसिकली थोड़ा सा आप मतलब इसमें लाल किताब में जो कुंडली होती है उसमें फर्स्ट हाउस में मेषी राशि ये बाय डिफॉल्ट रहता है 12। बिल्कुल, वो काल पुरुष की कुंडली पर ही आधारित है। चाहे आपका चार्ट है चाहे मेरा है, आपका कोई भी असेंडेंट हो, वो मेष ही माना जाएगा। मेरा अच्छा, कोई भी असेंडेंट है वो मेष ही माना जाएगा। मतलब 12 घरों की राशियां जो हैं वो फिक्स रहती हैं उसमें, कहने का मतलब हो गया। हाँ, ये मान के चलते ही। ओके, मतलब फर्स्ट हाउस में मेष राशि, सेकंड हाउस में फिर वृष राशि, ऐसे ही हाँ चलेगा। हाँ, इसको, हाँ, यही अजम्पशन है, उसकी बेसिक अजम्पशन ही यही है। ओके, और इसी को सर काल पुरुष कुंडली बोला जाता है बेसिकली। हाँ हाँ, काल पुरुष कुंडली वही है जो कि मेष राशि से आरंभ होती है, प्रथम भाव। ओके जी, थैंक यू सर। एस्ट्रो नील अमित। प्रणाम सर। प्रणाम।
सर मुझे मैं भी लाल किताब का मेरा पहला ही सेशन है और मेरा अच्छा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ ज्वाइन कर पाया। जी मेरा मुझे एक डाउट ये आ रहा है कि क्या फिर लाल किताब में लग्न नहीं माना जाता, जब लग्न सभी नहीं, का लग्न है, लग्न माना जाएगा, लेकिन लग्न सबका एरीज ही है। अच्छा, एरीज ही सबको माना जाएगा। सबको एरीज माना, काल पुरुष कुंडली है। मतलब क्या है, मान लीजिए आपका क्या लग्न है? मेरा मीन आपका लग्न है। मीन लग्न है, 12th हाउस। कोई प्लेनेट बैठा है वहां पे? जी, कौन सा है? वहां पर सर चंद्रमा और शनि है। चंद्रमा और शनि बैठे हैं। तो आपका ये अज्यूम किया जाएगा कि चंद्रमा और शनि फर्स्ट हाउस में एरीज में बैठे हैं। ओके, क्लियर हो गया? प्लैनेट्स की पोजीशन सेम रहेगी, बट वो जो हाँ, कुंडली राशि, का जो होगा वो और कालपुरुष का ही रहेगा, हाँ, जो एक प्लेनेट यूजुअल। जो प्लेनेट आपके चार्ट में जिस हाउस में है उसी में रहेंगे। राशि काल पुरुष के हिसाब से मानी जाएगी। तो उस हिसाब से फिर व्यक्ति की राशि लाल किताब के हिसाब से क्या होगी, यदि चंद्रमा एरीज में बैठा हुआ है लाल किताब के नहीं, हिसाब उसका से? कोई महत्व नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं अच्छा, है। वही मैं कह रहा हूं ना, उसका अगर जब आप प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ना तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। रितु जी, आपका भी था शायद क्वेश्चन? नहीं, वही क्लियर हो गया कि ग्रह कहाँ रहेंगे, ग्रह वहीं रहेंगे और सिर्फ हमारी राशियां चेंज हो जाएंगी। हाँ, ये अजम्पशन है लाल किताब की। हाँ, ये कहिए कि ये इसका बेसिक प्रीमाइस है। हाँ जी, हाँ अजम्पशन नहीं है, बेसिक प्रीमाइस है। हाँ, ठीक है, मतलब कुंडली के ग्रह वहीं रखेंगे, सिर्फ उसके राशि शिफ्ट कर देंगे, काल पुरुष की कुंडली बना देंगे। हाँ, मान लीजिए मेरे पहले ही घर में, मैं वृषभ लग्न हूं और मेरे पहले घर के अंदर शनि बैठा है, तो मेरा शनि मेष में बैठा है फर्स्ट हाउस में, ये कंसीडर होगा। नीरज जी, कुछ और सवाल था आपका? सर जैसे आपने वो मकान का वो दिया था, घर का एग्जांपल दिया था कि सपोज कि पहले हाउस में सूर्य है लेकिन मेष राशि वहां पे है, तो उस पे आधिपत्य मंगल का हो गया। तो आपने वो अपना जो मकान अपना है और सरकार का उस पे जो है कंट्रोल है, वो आपने एग्जांपल दिया था। तो इसी तरह से क्या सर, जैसे फर्स्ट हाउस में आपने सूर्य का जो एग्जांपल दिया, तो ये हाउसेस जो होते हैं, जैसे राशियां तो उसमें फिक्स हो गई, तो हाउसेस का भी ऐसा कुछ मतलब प्रीडोमिनेटिंग जो वो प्लैनेट है वो भी कुछ इसमें फिक्स रहता है क्या? देखिए, उसका फंडामेंटल तो वही है जो पराशरी का है कि मेष में सूर्य उच्च का होता है जी, इसलिए फर्स्ट हाउस सूर्य के आधिपत्य में है। ओके, जैसे सेकंड हाउस है, ठीक है, काल पुरुष की कुंडली में वो वृषभ है, जी, टॉरस है, तो वो किसका हो गया? वीनस का। तो सेकंड हाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, वो मरकरी का होगा। सेकंड हाउस का जो वो लॉर्ड है वो वीनस ही रहेगा। ओके, सेकंड हाउस का, ठीक है, ठीक है ना, वो इस तरह ही चलेगा। ओके, मतलब जो जो राशियां हैं को जो जो प्लैनेट रिप्रेजेंट कर रहा है वो उस पे उन्हीं का हाँ, इन्फ्लुएंस माना जाए। वहीं से डिराइव्ड है। जैसे मैंने बताया ना शुरू में, कि आप शायद उस समय नहीं थे, इंट्रोडक्शन जी। में मैंने बताया था कि लाल किताब का कोई एक सीधा सीधा प्रिंसिपल नहीं है, वो कई पद्धतियों का सम्मिश्रण है। लेकिन उसको देखना कैसा है, उसके लिए पंडित जी ने अपने एक फरमान कुछ लिखे हैं, उसको समझना जरूरी है, तब हम लाल किताब का सही उपयोग कर पाएंगे। मतलब लाल किताब इज अ वंडरफुल बुक and it is full of wonders also if misused. जी, ठीक है ना? ठीक है सर। दूसरे घर पे चलें। जी, दूसरा घर धर्म स्थान है। दूसरा घर धर्म स्थान है। अब ये धर्म स्थान क्यों हो सकता है, ये भी थोड़ा सा अभी समझ में आ जाएगा। दूसरे घर में हम ये जानते हैं कि जो नैसर्गिक रूप से अगर वृषभ राशि है तो वहां चंद्रमा उच्च का होता है, क्योंकि वहां रोहिणी नक्षत्र होता है और चंद्रमा वहां पर सर्वाधिक समय रहता है रोहिणी नक्षत्र पर, तो वो चंद्रमा का उच्च स्थान है, इसलिए ये चंद्रमा के उच्च की राशि है। अब अगर चंद्रमा उच्च है
तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेटिव मेंटली एबल है, स्टेबल है, कैपेबल है। नो मैटर हाउ टफ सिचुएशन द सर्कमस्टांसेस आर गोइंग टू पोज बिफोर हिम और हर। यदि हम मानसिक रूप से संतुलित हैं, अपना संतुलन नहीं खोया, तो कितनी भी गंभीर परिस्थिति आ जाए हम उससे निकल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, नैसर्गिक रूप से ये शुक्र का घर है जो कि गुरु है, लेकिन दैत्यों का, पर है गुरु। तीसरा, बृहस्पति इसका कारक ग्रह है। नैसर्गिक कुंडली के अंदर दूसरे भाव का कारक ग्रह है बृहस्पति। तो यानी कि इस भाव को जुपिटर, वीनस जो कि दो गुरु हैं, और फिर एक सबल चंद्रमा, ये तीन लोग गवर्न कर रहे हैं इस प्लेनेट को। और जब ये तीनों इसको गवर्न कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? इससे यहां पर कोई भी आएगा तो दो गुरुओं के दर्शन करेगा और एक सबल दिमाग के साथ करेगा। इसलिए यह स्थान धर्म स्थान कहा गया है। अब इससे समझने की आवश्यकता है, नो मैटर व्हाट आवर एसेंडेंट इज, सेकेंड हाउस इज धर्म स्थान ऑल्सो। धर्म स्थान क्या है? घर है। घर में धार्मिकता होनी चाहिए। घर में धार्मिकता होने की चाहिए का मतलब क्या? कि एक सोशली, रिलीजियसली या कल्चरली एक्सेप्टेबल जो नॉर्म है वो फॉलो होना चाहिए, तभी धर्म स्थान बना। वो फॉलो होना चाहिए, ये एक कारण है विच इज माई डिडक्शन, कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। पूजा स्थान, साधना का स्थान हो सकता है, मंदिर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो घर है वहां पे मंदिर वाली सैंक्टिटी नहीं मेंटेन हो सकती। घर में मंदिर वाली सैंक्टिटी नहीं मेंटेन हो सकती। और सैंक्टिटी नहीं मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपने भगवान को बुला के बैठाया हुआ है, आप पूछ सकते नहीं हो या उनके हिसाब से व्यवहार कर नहीं सकते हो, तो क्या लगेगा? दोष लगेगा। भाई किसी को बुला रखा है, मूर्ति स्थापित कर देते हैं लोग बड़ी बड़ी, तो अब उसमें भी अब कुछ विद्वानों के मत हैं कि 8 इंच से ऊंची नहीं होनी चाहिए तो एक्सेप्टेबल है, आदि इत्यादि। तो कहने का अर्थ ये है कि धर्म स्थान दूसरा भाव है और इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि धर्म स्थान है इसलिए यहां पे ये कहा जाता है कि यहां पर जो दुष्ट ग्रह हैं या पापी ग्रह हैं, जिनको हम मेलेफिक्स कहते हैं, वो भी मेलेफिसेंस छोड़ देते हैं, अपना दुराग्रह, अपनी दुष्टता को छोड़ देते हैं। दुराग्रह, दुष्टता छोड़ देते हैं। तो यानी कि शुक्र, हालांकि वो मेलेफिक ग्रह में नहीं गिना जाता, पर फिर भी क्योंकि वो दैत्यों का गुरु है, फिर भी यहां पर वो शरीफों का व्यवहार करते हैं। दूसरी बात, तो यहां पर जो भी प्लेनेट आएगा वो भाग्य बढ़ाएगा। जो भी प्लेनेट सेकेंड हाउस में आएगा वो भाग्य बढ़ाएगा। पर हमको इससे खुश नहीं हो जाना चाहिए कि वो भाग्य बढ़ा देगा। उसकी कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप उस प्लेनेट की नेगेटिव सिग्निफिकेशंस एक्टिवेट मत करो घर में। अगर वहां पे कोई क्रूर ग्रह, कोई दुष्ट ग्रह यह कह रहा है कि भाई मैं यहां पर अपनी दुष्टता, दुराग्रह छोड़ दूंगा, तो उसको तंग मत करो कि वो वापस अपने मूल रूप में आ जाए।
इसलिए ये मत मान लीजिए कि यहां पे अगर कोई मेलिफिक बैठा है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, लेकिन अगर उसके साथ दुष्टता करोगे तो वो सिखा के देगा, अन्यथा वैसे ही देता रहेगा। और एक चीज और है, जो भी ग्रह यहां आता है वह उच्च सा व्यवहार करता है, एग्जॉल्टेड सा बिहेव करेगा, नो मैटर विच प्लेनेट इट इज। क्यों? क्योंकि दो गुरुओं का सानिध्य है, सबल चंद्रमा है, और ये जो टॉरस साइन है यहां पर कभी भी कोई प्लेनेट डेबिलिटेट वैसे ही नहीं होता, परंपरागत ज्योतिष में भी नहीं होता। तो यहां पर उच्च जैसा व्यवहार करने लगेगा, लेकिन उच्च जैसा व्यवहार करने की कंडीशन है, क्या है? वो ये है कि 8वें घर में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। उच्च जैसा व्यवहार की बात कर रहा हूं मैं। एग्जॉल्टेड जो बिहेवियर है, वो सामान्य बिहेवियर तो रह सकता है, लेकिन एग्जॉल्टेड बिहेवियर कोई भी प्लेनेट तभी कर पाएगी अगर 8th हाउस वेकेंट है। 8th हाउस वेकेंट है, खाली रहना चाहिए। अच्छा, ये जो है हमारे शरीर में पहला घर हमारा चेहरा है व्यक्तित्व के अलावा। यह घर हमारे शरीर में आज्ञा चक्र को बताता है, जहां पे हम तिलक या बिंदी लगाते हैं, क्योंकि यह वह स्थान है जो पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है, जो कि मास्टर ग्लैंड मानी जाती है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की। इसी चक्र से हम आज्ञा लेते हैं और आज्ञा देते हैं मौखिक रूप से। किसी को भी कुछ मैसेज दे दिया या मैसेज रिसीव किया, वो आज्ञा चक्र करता है। आज्ञा चक्र दूसरे भाव से इंगित होता है। तो आज्ञा चक्र, अब ये समझिए कि यदि आप अपनी सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं या बिना बोले अपना मैसेज कन्वे करने की कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सा हाउस ऐसा है जिसकी आपको टेक केयर करनी पड़ेगी या ध्यान देना पड़ेगा? दैट इज द सेकंड हाउस। उसका एक कारण है, उसकी जो फाउंडेशन है वो 9th हाउस है। सेकंड हाउस की फाउंडेशन 9th हाउस होता है, जो कि धर्म का स्थान है नैसर्गिक रूप से, बृहस्पति का स्थान है, और बृहस्पति दूसरे घर पे आ रहा है। तो जितना हम धार्मिक बिहेव करेंगे, धार्मिक एनवायरमेंट रखेंगे। धार्मिक का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ ये है कि जो सरकमस्टेंस डिमांड करते हैं बट वो कल्चर नॉर्म्स के बीच में है, वैसा बिहेवियर होना चाहिए। ये है सेकंड हाउस। ये नॉर्थ वेस्ट को सिग्निफाई करता है, डायरेक्शन में ये नॉर्थ वेस्ट को सिग्निफाई करता है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, सेकंड हाउस के प्लेनेट एक्टिवेट कब होंगे? या जैसे क्या होता है ना कि हमने लग्न के केस में देखा कि अगर 7th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है तो उसका असर नहीं आएगा। उसी प्रकार अगर सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है और 10th में कोई प्लेनेट नहीं है, तो सेकंड हाउस की प्लेनेट को सोया हुआ ग्रह बोलेंगे। और जो वो सोया हुआ ग्रह है वो जल्दी असर नहीं देगा, वो डिले होएगा उसका इंपैक्ट। तो 10th हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट बैठे तो सेकंड हाउस के इफेक्ट आपको ज्यादा जल्दी और विजिबल होंगे। नहीं होंगे तो वहां पर डिले होगी। तो उसके लिए वो रेमेडीज वगैरह करते हैं, पर वही बात है कि रेमेडीज कब करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए पहले एक पूरी समझ होनी चाहिए, या कोई एक्सपर्ट लाल किताब एस्ट्रोलॉजर है उससे गाइडेंस लेके तब कीजिए।
सेकंड हाउस में जो मैंने बताया, इसमें कुछ अभी कोई चीज क्लैरिफाई करनी है। एक हाउस और ले लेते हैं आज, थर्ड हाउस। जो तीसरा घर है वो किसका है? सामान्य रूप से हम जानते हैं पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, यंगर सिबलिंग्स का है। लाल किताब क्या अंडरलाइन करती है इसकी सिग्निफिकेशन? लाल किताब के हिसाब से, उसके अनुसार ये भाई का है और आउटलेट और एग्जिट फॉर द मनी का है, यानी कि खर्च का है। एक्सपेंडिचर हम ट्रेडिशनल ज्योतिष में 12वें घर से देखते हैं। लाल किताब हाईलाइट करती है कि थर्ड हाउस इज द हाउस फॉर द एग्जिट ऑफ योर अर्निंग्स, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर। आपकी कमाई के बाहर जाने का मार्ग है तीसरा घर, आपकी मेरी मतलब सबकी। और ये चोरी का घर भी है, जो कि ट्रेडिशनल ज्योतिष में छठा घर है। अय्यारी का भी है, कनिंगनेस का। थर्ड हाउस इज वेरी ट्रिकी। भाई का है, आपके पैसे बाहर जाने का है, थेफ्ट का है, अय्यारी का है। और इस हाउस में जो प्लैनेट मेलेफिक अगर आ गया तो बहुत तकलीफ देगा। मेलेफिक प्लैनेट इस हाउस में अगर आ गया तो तकलीफ देगा, लेकिन उसकी भी एक्सेप्शंस हैं। मैं यहां एक्सेप्शंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो कहीं आप नोट कर लें और फिर उसको तुरंत इस्तेमाल करने लगे तो जैसा कि मैंने बताया, जब तक पूरे परिदृश्य नहीं समझ में आएगा वो मत कीजिए। पर मेलेफिक यहाँ पे अगर कोई बैठा है तो वो बहुत कष्ट देगा, और उसका फंडामेंटल वही है कि मेलेफिक प्लेनेट है और 8th ऑफ द 8th हाउस है। ये 8वां घर पीड़ा का है नैसर्गिक ज्योतिष के अंदर, पराशरी ज्योतिष के अंदर 8वां घर पीड़ा का है, या किसी भी अन्य ज्योतिष में, इसमें भी है वैसे तो। ये 8वें का 8वां है, तो यहां अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठा है तो उससे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। और यहां वाले प्लैनेट को, जो 12th हाउस में प्लैनेट बैठा होगा, वो सपोर्ट करेगा। द प्लैनेट सिटिंग इन द 3rd हाउस विल गेट सपोर्ट फ्रॉम द प्लैनेट सिटिंग इन द 12th हाउस, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल रिलेशनशिप। चाहे वो आपस में शत्रु ग्रह हों, मान लीजिए एक ग्रह तीसरे घर में बैठा है तो 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह उसका शत्रु है, फिर भी वो शत्रुता छोड़कर उसको सपोर्ट करेगा। उस प्लेनेट को जो कि 3rd हाउस में बैठी है उसको सपोर्ट करेगा 12th हाउस का प्लेनेट। एक चीज और है, यहां पर अगर चंद्रमा है, तीसरे घर में चंद्रमा है और 8वें घर में शनि नहीं है, कंडीशन नोट कर लीजिए, आइसोलेशन में मत लीजिएगा। तीसरे में चंद्रमा है और 8वें में शनि नहीं है। 8वें का शनि लाल किताब के हिसाब से अच्छा माना जाता है, तीसरे का चंद्रमा भी लाल किताब के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। घड़े बराबर मोती बोलता है, मतलब लॉट ऑफ वेल्थ, एक पूरा घड़ा मोती से भरा हुआ है तीसरे भाव का चंद्रमा। बट दोनों को अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे तो दोनों पॉजिटिव हैं। 3rd हाउस